नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारतीय मिट्टियों के बारे में, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में काफ़ी चर्चा कर ली है। हमने अभी तक चर्चा की है आपसे कि मृदा क्या है, मृदा की यानी सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने 5 कारकों पर चर्चा की थी। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी कि मृदा का संगठन क्या होता है, तो उसमें हमने 5 तत्वों को शामिल किया था। ठीक है, इसके बारे में बताया था। इसके बाद मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने 5 लेयर्स पर चर्चा की थी। ठीक है, इसके बाद अम्लीय मृदा क्या होती है और क्षारीय मृदा क्या होती है। पीएच वैल्यू कितने से कितने तक होगी तो अम्लीय होगी, या कितने से कितने तक होगी तो क्षारीय होगी, इस पर चर्चा की थी। इसके बाद भारतीय मिट्टियों के बारे में चर्चा शुरू की थी हमने, और बताया था कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद इनको नाम बताए थे आपको। इसके बाद भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनका परसेंटेज भी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे बात की थी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इसके बाद हमने लाल मिट्टी पर चर्चा की थी। इसके बाद काली मिट्टी पर चर्चा की, और इसके बाद हमने लैटेराइट मिट्टी पर भी आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने यहाँ तक चर्चा कर ली है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं आपसे पार्ट 3 की। और इसमें शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग शुष्क क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, ये मरुस्थलीय मिट्टी है, इसे शुष्क मृदा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, और पश्चिमी भाग में पता है आपको कि थार का रेगिस्तान पड़ता है, तो उदाहरण के लिए राजस्थान तथा आसपास के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है आपकी। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान यानी पूरे राजस्थान में, और गुजरात के कच्छ तट में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, उसमें नमी की मात्रा की कमी होती है। तो जब खाद्यान्न संभव नहीं है तो इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों आदि की खेती की जाती है। ठीक है, इन सभी के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, यानी ज्वार, बाजरा, सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में जहाँ सिंचाई का प्रबंध है वहाँ पर खाद्यान्नों की कृषि भी की जाने लगी है। ठीक है, राजस्थान के एक ज़िला जिसका नाम है श्री गंगानगर राजस्थान का एक ज़िला है जो पंजाब और पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ है। वहाँ सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। आपने दोस्तों एक नहर का नाम सुना होगा जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान में काफ़ी एरिया को सिंचित किया है, जिससे वहाँ पर खाद्यान्नों की खेती भी होने लगी है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आपको मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ये पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है। इसके बाद ये पूरा का पूरा राजस्थान है, और यहाँ पर आपका गुजरात का कच्छ वाला एरिया है। तो इस क्षेत्र में ही आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपकी पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी का यानी माउंटेन जो सॉइल है आपकी का विस्तार हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमालय का विस्तार कितने राज्य और
यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है, ठीक है, इसलिए हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता रहती है। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर जीव और वनस्पतियों की अधिकता होगी वहाँ पर इनके सड़ने और गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है, तो ह्यूमस की अधिकता भी रहती है, ठीक है। ह्यूमस की अधिकता के कारण ही पर्वतीय मिट्टियों में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होगा वहाँ पर मिट्टी अम्लीय होगी। जहाँ पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय आदि की खेती की जाती है, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं है, ठीक है, नहीं मानी जाती, ये निर्माणाधीन अवस्था में है, यानी कि जो पर्वतीय मिट्टी है अभी पूर्णतः मिट्टी नहीं बन पाई है, उसका निर्माण अभी जारी है, ठीक है, यानी कि युवा अवस्था में होती है पर्वतीय मिट्टी आपकी, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो यह आपका हिमालय का विस्तार जहाँ जहाँ पर है वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका पीट एवं दलदली मृदा, ठीक है, पीट एवं दलदली मृदा। तो केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहां अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी जहां पर पानी बरसता है, ठीक है, और बरसने के बाद वहीं पे भरा रह जाता है, यानी पानी का जमा हो जाता है, तो वहाँ पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम पीट मिट्टी कहते हैं। पीट मिट्टी का निर्माण यानी पीट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है, यानी कि जब पानी बरसेगा और पानी का जमाव यहीं पर हो जाएगा तो यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होंगी वो इसी में सड़ गल जाएंगी, जिससे पीट मिट्टी का निर्माण होगा। इसलिए पीट मिट्टी में ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है, और आपको पता चल गया कि ह्यूमस की अधिकता क्यों है, क्योंकि वनस्पतियाँ इसमें सड़ गल रही हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी पीट मिट्टी से अधिक गीली होती है। दलदली मिट्टी सुंदरवन तथा ओडिशा तट पर पाई जाती है, ठीक है। सुंदरवन यानी जो सुंदरवन का डेल्टा है आपका, और ओडिशा तट पर पाई जाती है। भारत में दलदली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा लगभग 45 से 50% तक पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है, तो दलदली मिट्टी में। दलदली मिट्टी मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां समुद्र का पानी ज्वार के रूप में स्थलीय क्षेत्रों पर पहुंच जाता है, यानी जहां पर ज्वार बार बार आते हैं, पानी बार बार पहुंचता है, उन तटीय क्षेत्रों में ही आपकी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी एक साथ दिखा दी गई है, तो लाल मिट्टी पर तो हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, ठीक है, लेकिन जो पीली मिट्टी है तो आपका इस एरिया में पाई जाती है। इसके अलावा दोनों भागों में जो तटीय एरिया है, चाहे पश्चिमी तटीय मैदान हो या पूर्वी तटीय मैदान, वहाँ पर भी आपकी पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद है लवणी और क्षारीय मिट्टी। तो दोस्तों लवणी और क्षारीय मिट्टी का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की जाती है वहाँ पर लवणी और क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हरित क्रांति के क्षेत्र, यहाँ पे बस बात दोस्तों हरित क्रांति की आई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और उसके जनक कौन माने जाते हैं। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, और इसके अलावा हरित क्रांति शब्द किसने पहली बार दिया था, उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है। तो हरित क्रांति के क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में नहरी क्षेत्रों वाले स्थानों पर लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, लवणीय मृदा का विस्तार हो गया है।
लवणीय और क्षारीय मृदा को रेह और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लवणीय और क्षारीय मृदा को रेह या कल्लर भी कहते हैं। और ऐसी मृदा में लवण प्रतिरोधी फसल उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो लवणीय मृदा का सामना कर पाए, जैसे बरसीम, धान और गन्ना आदि। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी की बात कही गई है वो इस एरिया में है, क्योंकि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा आपके नहरों का जाल बिछा हुआ है जिससे सिंचाई अधिक होती है। तो इसी भाग में आपके लवणीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो विश्व भर में मिट्टियों को, यानी विश्व की मिट्टियाँ क्या हैं, तो विश्व भर की मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है और इन वर्गों में भारत की कुछ मिट्टियाँ शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहली मिट्टी है आपका इंसेप्टिसॉल। ठीक है, इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टियों को शामिल किया जाता है। और आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी है आपकी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इंसेप्टिसॉल एक प्रकार की जलोढ़ मृदा ही है। ठीक है, यानी एलुवियल सॉइल है, यानी जिसे हम भारत में जलोढ़ या एलुवियल सॉइल कहते हैं उसे विश्व में इंसेप्टिसॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है वर्टिसॉल। इसके अंतर्गत दक्कन पठार की काली मिट्टी को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसे भारत में काली या ब्लैक सॉइल मिट्टी कहा जाता है उसे विश्व स्तर पर वर्टिसॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है एरिडीशॉल। एरिडीशॉल ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की कमी होती है वहां इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पे एरिडी का मतलब दोस्तों एरिड से लिया गया है और एरिड का मतलब आपका शुष्क होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मरुस्थलीय मिट्टी भी शुष्क मिट्टी है एक प्रकार की। इसके बाद है आपकी अगली मिट्टी है हिस्टोसॉल। इसके अंतर्गत पीट और दलदली मिट्टी को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो कि केरल और तमिलनाडु के तट पर पाई जाती हैं, पीट और दलदली मिट्टी। ठीक है, आपको अभी बताया कि पीट और दलदली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर पानी तो बरसता है लेकिन पानी का जमाव बहुत अधिक हो जाता है, जिससे मिट्टी ये गीली हो जाती है और वनस्पतियाँ इसमें सड़ गल जाती हैं। ठीक है, तो जो हिस्टोसॉल है आपकी पीट व दलदली मिट्टी है। इसके बाद है ऑक्सीसॉल। इसके अंतर्गत केरल की लैटेराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। अब आपको पता है कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है? जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी बेसिकली जहाँ पर लीचिंग प्रक्रिया आपकी होती है वहीं पर आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और लैटेराइट मिट्टी में लवणीयता का गुण यानी कि अम्लीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीसॉल का मतलब लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है। कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू कश्मीर में है। यानी दोस्तों बंजर भूमि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो राजस्थान में है, लेकिन क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो वो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र आपका राजस्थान है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य में कच्छ जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश में है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यानी जलवायु में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी की
का जो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यानी लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। यानी लाल मिट्टी जब पानी में मिल जाती है, यानी पानी जब मिलता है लाल मिट्टी से, वो पीली दिखाई देने लगती है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लिस्ट में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने USDA यानी USA यानी यूनियन यानी USA दोस्तों, USDA, ठीक है, यानी अमेरिका के बेसिकली ये एजेंसी है आपकी। ठीक है, USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो एजेंसी है USDA, उसने जो वर्गीकरण किया है विश्व की मिट्टियों का, ठीक है, तो इसके आधार पर ICAR ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका है इंसेप्टिसॉल, जो कि लगभग जलोढ़ मृदा टाइप की ही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको हेक्टेयर में यानी क्षेत्र दिखाया गया हेक्टेयर में, यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया उसका। इसके बाद आपकी एंटीसॉल है जो लगभग काली मिट्टी के आसपास होती है। ठीक है, तो उसका परसेंटेज दिखाया गया है। इसके बाद है अल्फीसॉल्स, इसका परसेंटेज है। इसके बाद है वर्टीसॉल्स, ये मृदा है आपकी। एरिडोसॉल्स, यहाँ पे परसेंटेज भी है। अल्टीसॉल्स, मॉलीसॉल्स व अन्य। ठीक है, तो भारत में अगर विश्व के वर्गीकरण के हिसाब से देखोगे तो इतनी प्रकार की मृदाएं आपकी इंडिया में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? इंसेप्टिसॉल, और सबसे कम मॉलीसॉल्स पाई जाती है आपकी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। विश्व भर में मिट्टियों को उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्गीकरण प्रणाली यानी वर्ल्ड रेफरेंस बेस यानी WRB और अमेरिकी मृदा वर्गीकरण यानी USDA, ठीक है, अमेरिकी मृदा वर्गीकरण यानी U से आपका USA है यानी अमेरिका, S से आपका सॉइल है, D से आपका डिपार्टमेंट है, इसके बाद A से आपका अथॉरिटी है। ठीक है, मृदा वर्गीकरण यानी सॉइल टेक्सोनॉमी के अनुसार मिट्टियों को कई प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। तो विश्व में मिट्टी के कुछ प्रकार हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, नदियों द्वारा लाई गई अवसादी मिट्टी। विश्व के नदी डेल्टा क्षेत्रों में जैसे नील नदी जो कि मिस्र में बहती है, डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो भारत और बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी यानी अमेरिका में जो डेल्टा बनाती है। इन नदी डेल्टाओं वाले भागों में जलोढ़ मिट्टी या इंसेप्टिसॉल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है काली मिट्टी यानी कि वर्टी सॉइल्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे उच्च जल धारण क्षमता कपास के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। ये भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में अधिक मात्रा में मिलती है। इसके बाद है आपकी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, इसे फेरासॉल्स भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग की होती है, ये आपको पहले भी बताया गया है। भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
इसके बाद है लेटेराइट सॉइल, तो जहाँ पर उच्च वर्षा से बनने वाली मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से भरपूर होती है। यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें लोहे और एल्युमिनियम के तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील आदि देशों में मिलती है। इसके बाद है आपकी रेगिस्तानी मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल या एरिडी सॉइल्स। जल की कमी जहाँ पर है और अधिक लवणता है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे सहारा यानी अफ्रीका में है, जो थार यानी भारत पाकिस्तान में है, गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है, अरबी रेगिस्तान में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉइल, पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाली मिट्टी, ठीक है। जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स पर्वतों में ये मिट्टी पाई जाती है। चरनोजम मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ और गहरी काली मिट्टी होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में मिलती है। इसके बाद है पीट और दलदली मिट्टी यानी पीटी और मार्सी सॉइल, तो जैविक पदार्थों से भरपूर पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह मिट्टी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा, साइबेरिया और सुंदरबन यानी कि भारत में पाई जाती है। इसके बाद है टुंड्रा मिट्टी, टुंड्रा मिट्टी को गैली सॉइल्स कहते हैं, गैली सॉइल्स। ये ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली परमाफ्रॉस्ट से युक्त मिट्टी है। साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, आर्कटिक क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। इसके बाद है आपकी मोलिसोल्स, ये अत्यधिक उपजाऊ और ये घास के मैदानों में मिट्टी पाई जाती है। जैसे अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना, उरुग्वे में मिलती है। इसके बाद है स्पोडोसोल्स, ये अम्लीय पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी है, ठीक है। तो अम्लीय या स्पोडोसोल्स भी इसे कहते हैं। यह अधिकतर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया के बोरीवल वन क्षेत्रों में मिलती है। बोरीवल वन क्षेत्र मतलब कहने का दोस्तों है शंकुधारी जो वन होते हैं उन्हें बोरीवल वन क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद है आपका ऑन्डीसोल्स, ये ज्वालामुखी राख से बनने वाली मिट्टी है। ऑन्डीसोल्स ज्वालामुखी राख से बनने वाली मिट्टी है। ये जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आइसलैंड और हवाई द्वीपों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से हैं, ठीक है। दोस्तों मृदा अपरदन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई मृदा वाला क्षेत्र है और ये उपजाऊ मृदा है ऊपर वाली, तो इस उपजाऊ मृदा का यानी कि मृदा की जो ऊपरी परत है जो उपजाऊ है बहुत, वो जब बह चली जाती है किसी स्थान से तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, तो चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि जिसे आप बीहड़ भी बोलते हो, ठीक है। बीहड़ जो पहले डाकुओं के लिए फेमस था, तो उस क्षेत्र में मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद है ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जिसे आप मालवा पठार आदि के नाम से भी जानते हो। इसके बाद है महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र, यह भी मृदा अपरदन से बहुत अधिक प्रभावित है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र भी मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय भी किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, यानी कि बहुत से पौधे लगाए जाएं, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सुपानी अथवा समुच्च रेखीय कृषि की जाए, यानी कृषि आपकी कुछ इस प्रकार से सीढ़ीनुमा की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि पानी अत्यधिक काट करके मृदा की ऊपरी परत को ना ले जाए। इसके अलावा अतिचारण और स्थानांतरणशील कृषि पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा मेड़बंदी की जाए। मेड़बंदी का मतलब है कि जैसे आपका ये खेत है तो खेत के किनारे किनारे मेड़ बना दी जाए, यानी इस प्रकार से बना दी जाए मेड़, ठीक है। तो इसके आधार पर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की
भारत की जो बची हुई मिट्टियाँ थीं, जैसे हमने बात की आपसे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात की आपसे, पीट एवं दलदली मृदा के बारे में चर्चा की, लवणीय और क्षारीय मृदा के बारे में भी आपसे चर्चा की हमने, ठीक है। इसके अलावा विश्व भर की जो 11 प्रकार की मिट्टियां हैं आपकी, उनमें भारत की कौन कौन सी मिट्टियां शामिल हैं, तो उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी, ये मिट्टियां शामिल हैं। इसके अलावा लैटेराइट मिट्टी भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की कि इनका परसेंटेज भारत में कितना है, वो भी हमने चर्चा की। इसके अलावा विश्व में मिट्टियों के जो प्रमुख प्रकार हैं उनको भी हमने देखा, जो 11 आपके प्रमुख प्रकार हैं 11-12, उनको भी हमने देखा। इसके बाद भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं ये बताया आपको, और मृदा अपरदन को रोकने के प्रभावी उपाय आपके क्या हो सकते हैं ये भी आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय मिट्टियों से संबंधित यह आपका पार्ट 3 वीडियो था, ठीक है। और इस वीडियो के साथ ही आपकी भारतीय मिट्टियों का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो का जो PDF है उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।